नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुलकर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज हम कैंसर से जुड़ी चर्चा को कुछ और आगे लेकर जाएंगे। पिछले एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। उसी में हमने ये भी डिस्कस किया कि कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक ट्रीटमेंट क्या होता है और इसे किस तरीके से किया जाता है। उसमें हमने ये बताया कि टारगेटेड ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी का एक प्रकार है और ब्रीफली उसके बारे में कुछ जानकारी दी। आज हम इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए टारगेटेड ट्रीटमेंट को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटी होती है। इसका रीजन ये है कि कैंसर सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल सेल से ही डेवलप होती है। तो इसके कारण जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डिस्टिंग्विश कर पाना ट्रीटमेंट के लिए कि कैंसर सेल्स को ज्यादा अफेक्ट हो रहा है कि नॉर्मल सेल्स को हो रहा है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। और इसके कारण जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट होता है और काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए जो विज्ञान में प्रगति की कि ज्यादा से ज्यादा हम स्पेसिफिसिटी के साथ कैंसर सेल्स को मार सके, ताकि हम और बेहतर रूप से कैंसर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी का जो सबसे डेवलप्ड रूप है वो है टारगेटेड ट्रीटमेंट। ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स को नॉर्मल सेल्स की अपेक्षा या तो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं या फिर यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम इन प्रोटीन्स को रोकते हैं या उनके अगेंस्ट कुछ दवाइयां देते हैं तो कैंसर सेल्स में होने वाली डेथ नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इससे हमें दो फायदे होते हैं। पहला कि कैंसर के ट्रीटमेंट का प्रिसीजन जो होता है, क्योंकि हम कैंसर में एक्सप्रेस होने वाले सेल्स को पर्टिकुलरली मार रहे हैं, वो प्रिसीजन बढ़ जाता है। प्रिसीजन बढ़ने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, क्योंकि नॉर्मल सेल्स कम अफेक्ट हो रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स में अफेक्ट कम होने के कारण साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि प्रिसीजन से मारने के कारण हमारा जो कैंसर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट का एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत ही टारगेटेड वे में बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण जो कैंसर में आने वाला रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम है, हम थोड़े से हायर डोजेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। और इसके कारण अगेन ना सिर्फ पोटेंसी बट की जो ओवरऑल एफिकेसी कैंसर ट्रीटमेंट की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में ये भी देखा गया कि जब हम बाकी कीमोथेरेपी के साथ इन टारगेटेड ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं तो कैंसर में जो रिस्पांस देखने को मिलता है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके से कई सारी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी टारगेटेड ट्रीटमेंट के थ्रू हमने डेवलप कर लिए। अब हम ये समझते हैं कि ये टारगेटेड ट्रीटमेंट के कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है ये जनरली दो फॉर्म्स में दिए जाते हैं। एक है स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स और एक दूसरा जो है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जो एग्जांपल्स है उसमें रिटुक्सिमैब, ट्रास्टुजुमैब इस प्रकार के दवाइयां आती है। ये दवाइयां जनरली आईवी इन्फ्यूजन ड्रिप के द्वारा दी जाती है। ट्रास्टुजुमैब एक ऐसी दवाई है जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में दी जाती है जिनमें HER2/neu नाम का एक प्रोटीन कैंसर सेल्स ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, और ये दवाई HER2/neu एक्सप्रेस करने वाली सेल्स को पर्टिकुलरली मारता है। अब जो दूसरी दवाई मैंने बताई रिटुक्सिमैब, ये ब्लड कैंसर के प्रकारों में यूज होती है, खासकर बी सेल लिम्फोमास में जिनमें कैंसर सेल CD20 का ज्यादा एक्सप्रेस कर रही होती है। तो ये जो रिटुक्सिमैब दवाई है ये एंटी CD20 ड्रग है। ये पर्टिकुलरली उन कैंसर सेल्स को या ऐसे सेल्स को डिटेक्ट करती है, टारगेट करती है जो CD20 के प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। हालांकि CD20 नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स द्वारा भी एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन हालांकि ये सेल्स की पॉपुलेशन ओवरऑल नॉर्मल पॉपुलेशन के अपेक्षा कम है, इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो रिलेटिवली लेस है। अब जो दूसरा प्रकार मैंने बताया था टारगेटेड ट्रीटमेंट का वो है स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर। तो ये तो हो गए आईवी ड्रिप में चढ़ने वाली दवाइयां। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स है इनको हम मोस्टली टैबलेट्स के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें पहले ट्रीटमेंट से बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रिया ही थी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थे और ये काफी इंटेंस प्रकार का ट्रीटमेंट था। लेकिन शोध के बाद ये पता लगा कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में एक पर्टिकुलर प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो रहा होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन होता है, उसके कारण वो पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और उसी के कारण कैंसर सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर वे में बढ़ रहे होते हैं। तो जब इस प्रोटीन को इनहिबिट किया गया तो देखा गया कि कैंसर सेल्स की पॉपुलेशन तुरंत कम होने लग गई और बॉडी जो है वो कंप्लीटली नॉर्मल वे में बिहेव करने लगी। तो
ऐसी दवाई को इमैटिनिब नाम से यूज किया गया। इमैटिनिब क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट को इसने पूरी तरह बदल दिया। आज हम ये देखते हैं कि इसके जो 10 से 20 साल के जो रिजल्ट्स आए उसमें ये समझ में आता है कि करीबन 90% से भी ज्यादा लोग एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बीमारी के होते हुए भी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी दवाई है जहां पे इस प्रकार के टारगेटेड स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स टैबलेट्स है वो यूज किए गए हैं। जैसे कि मैं अगर किडनी कैंसर की बात करूं तो वहां पे सुनिटिनिब, पैजोपेनिब नाम से ड्रग्स हैं जो टारगेटेड वे में कैंसर सेल्स को किल करते हैं। इसके अलावा इमैटिनिब ड्रग जो है वो ना सिर्फ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में काम आती है बल्कि एक पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर है जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है उसमें भी एक्ट करती है। साथ ही में ऐसे कोई भी ट्यूमर जिनमें सीकिट का ओवर एक्सप्रेशन होता है ऐसे ट्यूमर्स में भी कई बार ये दवाई काम करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टारगेटेड ड्रग के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।